गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की ट्रेनिंग में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ एमईपी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। ये ट्रेनिंग स्पेसिफिकली सेल्स कोऑर्डिनेटर के लिए है। इस ट्रेनिंग का पर्पस इंजीनियर बनना नहीं है, बस बेसिक्स जानना है सो दैट जब क्लाइंट का कॉल आए और वो हमें फायर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एचवीएसी या सोलर के बारे में पूछे तो हम कॉन्फिडेंटली उनको आंसर कर पाएँ। ठीक है, उनके हर क्वेश्चन को, हर क्वेरी को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट को सोल्यूशन नहीं देना है, आपको उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में जानना है। तो राइट क्वेश्चन पुट करना है, उनकी रिक्वायरमेंट जाननी है और उनकी मीटिंग्स फिक्स करनी है एरिया सेल्स मैनेजर के साथ। ओके, आगे देखते हैं फायर सिस्टम के बारे में। फायर सिस्टम में हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। फायर सिस्टम क्या होता है, जो कि आग से बचाए। तो फायर सिस्टम हमें लोगों को, प्रॉपर्टी को, बिजनेस को आग से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है। हाइड्रेंट सिस्टम। हाइड्रेंट सिस्टम होता है बिल्डिंग के बाहर और अंदर जो फायर फाइटिंग के लिए हैवी वाटर लाइन्स होती हैं, उसको हाइड्रेंट सिस्टम कहते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जो सीलिंग से ऑटोमेटिकली पानी गिरने लग जाता है, वो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। जब फायर होती है तो अब ऑटोमेटिकली पानी गिरने लगता है। पंप रूम होता है, डीजल और इलेक्ट्रिकल पंप्स होते हैं एक रूम के अंदर, वो प्रेशर को सेट करते हैं, प्रेशर बनाए रखते हैं। ठीक है, पानी का प्रेशर होता है, जब आग लगती है तो पानी प्रेशर से आना चाहिए, तो वो वहाँ पंप रूम से मैनेज होता है। फायर अलार्म एंड डिटेक्शन, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फायर अलार्म पैनल्स ये आ जाते हैं इसके अंदर। बीएमएस इंटीग्रेशन में आ जाता है कि फायर लगते ही लिफ्ट बंद हो गई, एसी ऑफ हो गया, अलार्म ऑन हो गया, तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ऑन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये मैटर क्यों करता है। अब क्लाइंट को फायर सिस्टम मैंडेटरी लगवाना पड़ता है, ये उनकी मर्ज़ी नहीं होती कि वो लगवाएं या ना लगवाएं, ये मैंडेटरी है, उनको लगवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। लाइफ सेफ्टी के लिए, लीगल कंप्लाइंसेस की वजह से इम्पॉर्टेंट है। इंश्योरेंस अप्रूवल नहीं मिल सकता, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस है क्लाइंट के पास तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर फायर सिस्टम नहीं होगा। नो शटडाउन रिस्क, अगर फायर सिस्टम होगा तो शटडाउन रिस्क नहीं होगा। अगर उनकी बिल्डिंग में इंस्पेक्शन होती है किसी तरह की तो वो उनका प्रोजेक्ट जो है वो उनको नहीं रोक सकते। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सेल्स कोऑर्डिनेटर को क्वेश्चंस क्या पुट करने हैं अगर फायर से रिलेटेड कोई इंक्वायरी आती है। तो पहला क्वेश्चन उन्हें पूछना है कि फील्ड कौन सी है, ग्रीन फील्ड या रेट्रोफिट। ग्रीन फील्ड होती है कि कोई न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, और रेट्रोफिट होता है कि रनिंग बिल्डिंग में ही फायर सिस्टम ऐड करना है। ठीक है, इससे ये क्लैरिटी आ जाती है कि हमें नए डिज़ाइन क्रिएट करने हैं या फिर पुराने डिज़ाइंस को मॉडिफाई करना है, ये क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने की कोई कंसल्टेंट या अथॉरिटी की गाइडलाइंस दी हुई है, जैसे एनबीसी, लोकल फायर ऑफिसर, इंश्योरेंस। ठीक है, किसी ने रूल्स पहले से डिसाइड तो नहीं किए हुए, ये चीज़ क्लियर करनी है। थर्ड क्वेश्चन पूछना है स्प्रिंकलर या हाइड्रेंट का स्कोप, ये डिसाइड है। तो यहाँ पे क्या है कि या तो प्लानिंग स्टेज में है, हम स्कोप समझने के लिए डिस्कवरी मीटिंग प्लान कर लेते हैं, तो वो अगर आंसर नहीं कर पाते हैं तो साथ के साथ उन्हें मीटिंग के लिए पिच कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है पावर को सेफली और एफिशिएंटली साइट तक लेके जाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। HTLT पैनल्स, पावर रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करने के पैनल्स होते हैं। DG यानी कि डीजल जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन, मतलब लाइट ना जाए, अगर लाइट जाए तो ऑटोमेटिकली जो है वो डीजल जनरेटर ऑन हो जाए पावर से। केबलिंग एंड वायरिंग, केबलिंग एंड वायरिंग यानी कि मशीन्स को, लाइट्स, इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए, उनको पावर देने के लिए केबलिंग एंड वायरिंग होती है। अर्थिंग एंड लाइटिंग प्रोटेक्शन, ये होता है शॉक से बचाने के लिए, डैमेज ना हो, सेफ्टी बनी रहे। लाइटिंग सिस्टम यानी कि इंडोर आउटडोर इंडस्ट्रियल लाइटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद लोड स्टडी एंड पावर प्लानिंग यानी कि आज की और फ्यूचर एक्सपेंशन की प्लानिंग करके चलना। वाई इट मैटर्स, इलेक्ट्रिकल गलत हुआ तो क्या होता है। अगर ये गलत हुआ तो पावर फेलियर होगा, मशीन डैमेज हो जाएंगी, रिस्क होगा फायर का, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, फ्यूचर एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आएगी। अब इलेक्ट्रिकल इंक्वायरी में क्वेश्चंस क्या पूछने हैं सेल्स कोऑर्डिनेटर ने। पहला क्वेश्चन पूछना है अप्रॉक्स कि लोड कितना है, डिमांड कितनी है आपके, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कितनी है। तो सिंपल बोल सकते हो कि टोटल पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है आपको। ठीक है, ये क्यों पूछना है कि इससे इंजीनियर को प्रोजेक्ट साइज पता चल जाएगा। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन कि डीजी बैकअप चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि पावर जाने के बाद क्या क्या चलना चाहिए। अगर लाइट चली जाती है, पावर चली जाती है, तो आपको पार्शियल पावर चाहिए या फुल पावर चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए या ओनली स्पेसिफिक चीज़ें चलनी चाहिए। फ्यूचर एक्सपेंशन का क्या प्लान है कि जैसे कि फर्स्ट फ्लोर है, आज फर्स्ट फ्लोर पे आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम करवा लिया, आगे सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर बनता है तो उसमें भी करवाना होगा, राइट, वो चीज़ें आ जाएंगी। कोई पावर क्वालिटी इशू फेस कर रहे हो, यानी कि वोल्टेज से रिलेटेड या फ्लक्चुएशन वगैरह होती है, ट्रिपिंग वगैरह तो नहीं होती है। रीज़न ये क्यों पूछना है, क्योंकि इंडस्ट्री में कॉमन पेन पॉइंट होता है ये, ठीक है, ये चीज़ें वो फेस करते हैं इश्यूज़, इसलिए पूछना। नेक्स्ट आ जाएगा HVAC। HVAC का फुल फॉर्म क्या होता है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो अगर हिंदी में बोलें तो गर्मी कंट्रोल करता है, फ्रेश एयर देता है, कंफर्ट कूलिंग देता है HVAC सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं, VRF सिस्टम, वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो, VRF सिस्टम यानी कि ऑफिस कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए स्मार्ट AC सिस्टम, ठीक है। चिल्लर्स यूज़ होते हैं लार्ज फैक्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, सेंट्रल कूलिंग के लिए, ठीक है। AHU एंड FCU यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट एंड फैन कॉल यूनिट, ये एयर को कूल करने के लिए क्लीन करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। डक्टिंग, ठंडी हवा को हर एरिया तक पहुंचाता है। स्मार्ट कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल एंड एनर्जी सेविंग के लिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं HVAC में। ये मैटर क्यों करता है, HVAC अगर गलत हुआ तो क्या नुकसान हो सकता है, स्टाफ अनकम्फर्टेबल होगा, मशीन ओवरहीट होगी, हाई पावर बिल आएगा, पुअर एयर क्वालिटी होगी एंड प्रोसेस डिस्टर्बेंस होगी, स्पेशली अगर फैक्ट्रीज़ हैं या हॉस्पिटल्स हैं। अब सेल्स कोऑर्डिनेटर को क्वेश्चन क्या पूछना है अगर HVAC की क्वेरी आती है तो। फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रोसेस कूलिंग के लिए चाहिए या कंफर्ट कूलिंग के लिए। अब HVAC सिस्टम कहाँ लगवाना है, मतलब कि इसका बेसिक क्वेश्चन का मतलब है कंफर्ट कूलिंग कहाँ पे चाहिए होती है हमें, या तो ऑफिस वगैरह में, मॉल वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में। और प्रोसेस कूलिंग हमें चाहिए होती है फैक्ट्रीज़ में या फिर मशीन्स के लिए, यानी कि मशीन्स को कूल करने के लिए या फिर कोई फैक्ट्री है उसको वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अप्रॉक्स एरिया कितना है, जहाँ पे AC लगवाना है उसका एरिया कितना है स्क्वायर फीट में, वो पूछ लेंगे। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट तो नहीं है क्लीन रूम या फिल्ट्रेशन की। फार्मा या हॉस्पिटल में या लैब्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है एयर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। अगर ये बता देगा तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हाई वैल्यू का होने वाला है, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा इससे। इसके बाद आ जाएगा प्लम्बिंग PHE का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो इसमें यानी कि प्लम्बिंग में आ जाता है आपका पानी लाना, यूज़ करना, ट्रीट करना और सेफली बाहर निकालना। तो SCPL में क्या क्या हम फैसिलिटी देते हैं प्लम्बिंग की, वाटर सप्लाई सिस्टम, इसमें होता है ओवरहेड टैंक, अंडर टैंक एंड पंपिंग सिस्टम। उसके बाद ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं यूज्ड वाटर को सेफली बाहर ले जाना, ठीक है। WTP STP यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि पानी को ट्रीट करना और रीयूज़ के लिए इसको ट्रीट करना पानी को। पंपिंग सिस्टम विद ऑटोमेशन यानी कि मैनुअल कम और सिस्टम स्मार्ट हो। पाइपिंग नेटवर्क यानी कि PPR, CPVC, HDP पाइप्स के टाइप्स आ गए हैं। अब ये मैटर क्यों करता है, अगर प्लम्बिंग गलत हुआ तो क्या होता है, वाटर शॉर्टेज आएगी, लीकेज होगा, डैमेज होगा, हाइजीन इश्यूज़ क्रिएट होंगे, कंप्लायंस प्रॉब्लम होंगे और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछना है अगर प्लम्बिंग की रिक्वायरमेंट आती है तो, प्लम्बिंग की अगर कोई क्वेरी आती है तो। फर्स्ट क्वेश्चन डेली वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, अप्रॉक्स कि कितना पानी यूज़ होगा डेली, वो यहाँ पे हमने पूछ लेना है। सेकंड STP WTP रिक्वायर्ड है या नहीं, यानी कि स्पेशली मतलब इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ में नीड होती है, होटल्स में या हॉस्टल्स में, हॉस्पिटल्स में के प्रोजेक्ट्स में ये रिक्वायरमेंट होती है। रीयूज़ प्लान क्या है, यानी कि ट्रीटेड वाटर जो है आपको किस में यूज़ करना है, वो फ्लशिंग में, गार्डनिंग में या कूलिंग में।
उसके बाद प्रेफर्ड पाइपिंग मटेरियल क्या है, अगर तो क्लाइंट को पता है तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा सोलर में मतलब सोलर का पहले मतलब समझेंगे क्या आ जाता है इसमें। पैनल लगाना, पावर जनरेट करना और ग्रिड के साथ कनेक्ट करना। तो SPL में हम सोलर से रिलेटेड क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। पहले रूफटॉप सोलर आ जाएगा, फैक्ट्री, वेयर हाउस, ऑफिस के रूफ पर लगाते हैं। ग्राउंड माउंट सोलर हो गए, ओपन एरिया में लगाते हैं सोलर प्लांट, ठीक है, वो ग्राउंड माउंट सोलर हो गया। केपैक्स मॉडल से लगाते हैं, 2 मॉडल्स होते हैं, केपैक्स एंड ओपैक्स, ठीक है। केपैक्स यानी कि क्लाइंट खुद इन्वेस्ट करता है और ओपैक्स में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है उनकी, हम इन्वेस्ट करते हैं। नेट मीटरिंग एंड अप्रूवल्स वगैरह आ जाएंगे, फाइनेंसिंग सपोर्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। वाई इट मैटर्स, क्लाइंट को सोलर क्यों लगाता है, क्लाइंट जो है वो सोलर क्यों लगाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करने के लिए, कम करने के लिए 70 से 90% तक, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, अराउंड 25 साल तक दे कैन सेव। उसके बाद ESG सस्टेनेबिलिटी गोल्स अचीव करने के लिए पावर रिलायबिलिटी मिलती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछना है सोलर की इंक्वायरी में। पहला क्वेश्चन, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्रॉक्स कितना आता है। तो अगर तो 30,000 के ऊपर है तो यानी कि स्ट्रॉन्ग लीड है, बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल या कमर्शियल साइज़ कितना है, ठीक है, एरिया रेजिडेंशियल है या, अगर तो रेजिडेंशियल है हम जनरली नहीं है हमारे स्कोप में, ओनली लोकल क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, वो भी विद परमिशन, ठीक है। कमर्शियल साइट है, ये कंफर्म कर लेना है हमने यहाँ पे। रूफ स्पेस अवेलेबल है या ग्राउंड माउंट, ये कंफर्म कर लेना है, येस नो आंसर कर देंगे वो सिंपली। उसके बाद मॉडल कौन से मॉडल से काम करवाना है, ठीक है, केपैक्स या ओपैक्स। केपैक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, क्लाइंट इन्वेस्ट करेगा, और ओपैक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब यूनिवर्सल क्लोजिंग लाइन क्या होनी चाहिए। किसी भी तरह की क्वेरी में हमने क्लोजिंग कैसे करनी है। मैं एक 15 से 20 मिनट की डिस्कवरी मीटिंग फिक्स कर लेती हूँ हमारे एरिया सेल्स मैनेजर के साथ, ठीक है, और उनको हमने पूछना नहीं है, उनको बताना है कल 11 बजे या 4 बजे क्या कन्वीनियंट रहेगा, उनसे हमने ये कंफर्म कर लेना है, ठीक है, टाइमिंग उनको सजेस्ट करनी है। देन क्वालिफिकेशंस क्या क्या चेक करनी है, जो बेसिक क्राइटेरिया रहेगा हर लीड में, मतलब हर तरह की क्वारी में, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सोलर, HVAC सभी में। एक तो एरिया कंफर्म करना है, टिकट साइज़ कंफर्म करना है, प्रोजेक्ट कैसा है, टर्न की प्रोजेक्ट ही होना चाहिए ओनली, और सोलर बिलिंग, सोलर है तो उसमें बिल कितना आता है सोलर का, मिनिमम 30,000 होना चाहिए मंथ का, 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिसीजन मेकर कौन है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आज की ट्रेनिंग में इतना। थैंक यू।